और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये सीधी तस्वीर इस वक्त जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ओटीएस रवाना हो चुके हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये तस्वीरें ओटीएस से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो चुका है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर खास चर्चा की गई। कई अहम मुद्दों पर डीजीपी और आईजी अलग अलग राज्यों से जो जयपुर पहुंचे थे उनके साथ चर्चा हुई। देश को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इसे लेकर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा जयपुर में हुई, जिसका अब समापन हो चुका है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ओटीएस से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो चुका है और एक एक कर जो खास मेहमान राजस्थान पहुंचे हुए हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के समापन होने के बाद बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी ओटीएस से अब रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर यात्रा भी है। हाँ, बताइए। लंबी बैठक हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? ये तो प्रेस ब्रीफ मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से होगा। फिर भी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए आप सब लोग रहेंगे फील्ड में, तो किस तरह से कार्यक्रम दिया गया है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए विकसित यात्रा निकाली गई है और अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए इस पे पूरा फोकस किया। पहली बार सारे मंत्री एक साथ सीएम साहब के साथ बैठे, लंच किया, क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरह से राजस्थान को विकसित बनाना है? ये तो यहाँ से प्रेस ब्रीफ निकलेगी ना, आपको बिल्कुल तो एक चर्चा, एक अच्छा फ्रेंडली माहौल रहा, अच्छे सभी लोग मिले सर सीएम से। ये निश्चित रूप से यहाँ के कार्यालय की तो यहाँ ही से प्रेस ब्रीफ आएगी। अब निश्चित रूप से आपको विस्तृत रूप से बहुत अच्छे तरीके से वो आपको बताएंगे। अच्छा बताइए, क्या पीएम से जो मुलाकात आपकी हुई थी भाजपा मुख्यालय पर, आगे उनके विजन को आगे बढ़ाना है? निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रदेश कार्यालय से आपको ब्रीफ किया गया होगा। नहीं, वो तो कहा ही गया है। ये भी कहा गया ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहना, तो इस बार मंत्री ने तय कर लिया कि विकास कराना, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात ही नहीं करनी। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं इन सब बातों का जवाब प्रदेश कार्यालय में प्रेस जवाब देंगे। जिस बात के लिए मैं जवाबदारी रखूंगा उसका जवाब मैं दूंगा। अभी आप एयरपोर्ट जा रहे थे? जी, अभी तो मैं कार्यालय जा रहा हूँ। सर, क्या क्या था खाने में आज? स्वाद कुछ अच्छा खाना तो बता दो, क्या क्या खाना था? ये मिलेट्स का था क्या? दाल रोटी थी। दाल रोटी थी? हमने तो दाल रोटी खाई है। हाँ। कल किस तरह की तैयारी आपकी फील्ड में? 2 घंटे तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है जब वो लोगों को बताएंगे तो आप जनता के बीच में किस तरह सुनने वाले हैं, कहाँ सुनेंगे? निश्चित रूप से क्षेत्र में या कहीं भी जहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा उसमें विकसित भारत कैंप में जाकर के उसको भाग लेने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को कहा होगा ना कि विकसित भारत कैंप में पहुंचकर वहाँ लोगों के साथ सुने, और क्योंकि बिल्कुल ऐसा तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, हमारा स्वयं के विवेक से भी हमें रहना ही चाहिए। आप कहाँ रहेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे? ये तो जहाँ भी पूरे जिले में, प्रदेश में जहाँ भी, अभी थोड़ा सा तय करके बताते हैं। लगता क्या सत्ता संगठन में जो तालमेल है वो बहुत ही बेहतर दिखेगा इस बार? काफी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रहती है संगठन के तालमेल के साथ ही काम करता है। क्या लग रहा है अभी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, उससे पहले अनौपचारिक चर्चा सबके साथ बैठ करके कुछ मकसद तो खास था? निश्चित रूप से ये ब्रीफ करेंगे ना, यहाँ से आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से ब्रीफ किया जाएगा, प्रेस रिलीज की जाएगी। नहीं, आप लोग भी तो तय कर रखे होंगे कि आगामी किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाना, गति देने की। हमें पोर्टफोलियो मिला है, निश्चित रूप से उस पर काम 4 जिस दिन लगे उस दिन से बिल्कुल काम। मतलब ये आज पहली बार मंत्री जो बनाए, कि आप भी पहली बार मंत्री बने हैं, तो इसको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? निश्चित रूप से एक छोटे कार्यकर्ता को कहीं न कहीं मौका दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम तो इसको चुनौती मान करके ही इसको आगे बढ़ेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, कोऑपरेटिव सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाना है? क्योंकि अमित शाह जी केंद्र में है और राजस्थान में जिम्मेदारी आप ही कंधों पर है। अभी तो उन्होंने इस तरह की कोई चर्चा हमसे नहीं की, लेकिन निश्चित रूप से हमारे स्वयं के विवेक से ही हमें पोर्टफोलियो दिए गए, तो हम अपने बिल्कुल प्रयास करके इसको कैसे हम अपने अच्छे से कर सकते हैं उसको प्रयास करेंगे। कोऑपरेटिव का फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत जन तक इसको लेके भी जाना है। क्या लगता है किस तरह से आप सहकारिता को एक आंदोलन बना देंगे? बिल्कुल ये चैलेंजिंग है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपनी पूरी ताकत लगा करके जितना कर सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। आखिर में ये तो बता दीजिएगा कि मकसद क्या था इस बैठक का?
ये भी मुख्यमंत्री कार्यालय की जो प्रेस ब्रीफ आएगी उससे आप निकाल ही लेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल ये थे तो आपने दिखा दे तो 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस बारे में जो मंत्री हैं वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री थे गौतम कुमार दत्त, जो कि बड़ी सादगी से जीत करके आए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या क्या बातें हुई, 2 घंटे में सारे मंत्री मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, तो मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा क्या रही, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बताने से इनकार किया। बस यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको लागू करना है, जो उनकी सोच है, जो वो संदेश दे के गए हैं वो आम जनता तक पहुंचाना है। जितनी भी स्कीम्स है केंद्र की और राज्य सरकार की, उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाना है। तो लाभार्थियों पर फोकस है बीजेपी का, और बीजेपी तैयार है एक तरह से 2024 के लिए। उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। तो बीजेपी 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है बाबूलाल, और कोशिशें यही की जा रही है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। बाबूलाल, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का समापन भी हो चुका है और सूचना यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं सी ऑफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या अपडेट? जी देखिए, मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर पहले रवाना यहां से हुए, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ और जो कैबिनेट में उनके साथ ही मंत्री हैं वो भी एयरपोर्ट पहुंच ही गए होंगे। उनको निकले हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं यहां से, तो पहुंच गए होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का उनका जयपुर का जो दौरा था वो संपन्न हो रहा है। अब से कुछ ही देर में वो रवाना हो जाएंगे। बहुत सारी यादें लेकर के जा रहे हैं और बहुत सारे संदेश भी दे करके जा रहे हैं। बहुत कुछ 3 दिन में यहाँ पर हुआ है। किस तरह से इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो चुनौतियां हैं जो क्राइम की, उसको लेकर के किस तरह से निपटा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह मुस्तैद रहना पड़ेगा। जिस तरह के क्राइम आजकल हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, और जो अपराधी हैं जो भाग जाते हैं विदेशों में जाली पासपोर्ट के जरिए, उनको कैसे प्रत्यर्पण करके वापस हिंदुस्तान लाया जा सकता है। तो चुनौतियां बढ़ रही हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम के तरीके बदल गए हैं, सरकार ने नए कानून बनाए हैं। तो ऐसी सूरत में अपराधियों को सजा दिलवाई जाए और कोई भी जो एजेंसी है वो कहीं पर भी बैकफुट पर ना आ पाए। जिसके पास जो जिम्मा है वो उसे पूरा करे, क्योंकि पूरी दुनिया बदल रही है तो अपराध के तौर तरीके बदल गए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स कहीं भी जो है ठगी कर सकता है, वारदातों को अंजाम दे सकता है, किसी भी तरह की किलिंग करा सकता है। तो इस तरह से वक्त के बदलते हुए दौर में जिस तरह से चीजें यानी कि चुनौतियां पेश कर रही हैं, तो उनको रोकने के लिए, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत की सरकार ने 3 दिन तक यहां पर मंथन किया। जितने भी सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में लंबी चर्चाएं हुई, प्रेजेंटेशन हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक श्रोता की तरह जो है उन्होंने बैठ करके एक एक चीज को माइन्यूटली वॉच किया और उन्होंने अपना जो संबोधन दिया उसमें यही कहा है कि भारत तैयार है इन तमाम जो खतरे आ रहे हैं सुरक्षा से जुड़े हुए, चाहे पड़ोसी जो देश है वो खुफिया जो उनकी एजेंसियां जो भारत में यानी कि दखल देती रहती है, तो वो जो है एक तरह से हौसला उन्होंने बढ़ाया है। एक कार्य योजना यहां से बनी, एक डिक्लेरेशन जो है वो जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है वो तैयार हुआ है। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आती क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ इश्यू होता है, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं। तो ऐसे में भारत की जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वक्त के साथ में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अब तैयार हो रही हैं। तो हर मोर्चे पर कहीं भी भारत पिछड़ ना जाए, क्योंकि पड़ोस में चीन है जिसके जासूस भारत में बहुत आते हैं, पाकिस्तान है तो उसकी स्पाई एजेंसी है ISIO भारत में माहौल को खराब करने में लगी रहती है। तो जो आंतरिक जो सुरक्षा है वो भी बहुत बड़ा मसला है। छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा करके और उनको साइबर क्राइम का यानी कि अपराध का कारित कर दिया जाता है और सिक्योरिटी एजेंसी के सामने बड़ी दिक्कतें पेश हो जाती हैं। तो वक्त रहते पड़ोसी दुश्मन आपके देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने जो चुनौतियां पेश कर रहे हैं, जो खतरा पैदा कर सकते हैं, उनसे वक्त रहते बहुत सारी सीख ली जा रही है। नई नई चीजें क्या क्या की जा सकती हैं, किस तरह से नए उपकरण आ सकते हैं, किस तरह से जो अपराधी हैं उन पर निगाह रखी जा सकती है, किस तरह से सर्विलांस हो सकता है और अपराधों को रोका जा सकता है। तो इस बारे में लंबी चर्चाएं हुई हैं।
3 दिन तक ये जो बैठक है एक तरह से कामयाब रही और आज जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ा हुआ होगा और भारत को वो मजबूत देखना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में सुरक्षा के मोर्चे पर भारत कमजोर ना रहे। तो उसी के बिल्कुल मद्देनजर बाबूलाल, नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। 3 दिनों तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल रहे और चर्चाएं की गई कि कैसे देश को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। बाबूलाल, क्योंकि पुलिस की भागीदारी पर भी चर्चा की गई कि टेररिज्म पर कैसे कंट्रोल किया जाए, पुलिस की उसमें क्या भागीदारी हो सकती है, इसे लेकर क्या कोई नोटिफिकेशन, कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश पुलिस को दिए गए हैं अब तक? जी बिल्कुल, पुलिस को भी जूझना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं ऐसे में नफरी की बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा पुलिस के सामने गैंगस्टर बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राजस्थान को ले लीजिएगा, बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो या तो यूएई में बैठे हैं, कोई कनाडा में बैठा है और वहां से अपराध कारित करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कि उनको प्रत्यार्पित करके और राजस्थान लाया जाए, उन्होंने जो गुनाह किया उसकी सजा दिलाई जाए। ठगी हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, बड़े बड़े अपराध कारित किए जा रहे हैं। जो युवा हैं वो जो है नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और उनमें जो है सहन शक्ति खत्म हो रही है और ऐसे में बेरोजगारी जो एक बड़ी चुनौती है उसे पार पाना है, युवाओं को रोजगार देना है ताकि वो अपराध के दलदल में ना फंसे। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी राजस्थान में बनाई है सरकार ने, जिसने अपना काम करना शुरू किया है। कई अपराधी जो अब तक फरार थे उनको भी पकड़ा गया है। तो जो बड़े गैंग हैं उनका खात्मा करना बहुत जरूरी हो गया है। इंटर स्टेट गैंग जो हैं वो कहीं भी आते हैं और यानी कि लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार करके चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में एक माहौल खराब होता है, शांति व्यवस्था बिगड़ती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में अमन, चैन और खुशहाली का वातावरण बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में जो अपराध आज के दौर में घटित होने लगे हैं उन पर सब पर डिस्कशन हुआ है और किस तरह से जो नए दौर की चुनौतियां हैं उनसे पार पाकर एक शांत माहौल, एक यानी कि शांति का माहौल पूरे देश में किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से बाहरी मोर्चे पर और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर जो चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं उन पर एक एक पर डिस्कशन हुआ। तमाम जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, उनके जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ में कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर के डिस्कशन हुए हैं और कई टॉपिक्स पर चर्चा हुई है। तो उनमें बहुत कुछ निकला होगा जिसका आने वाले दिनों में असर दिख सकता है। बहुत सारी चीजें धरातल पर होती हुई आपको नजर आ सकती हैं क्योंकि पीएम ये जानते हैं कि जहां सुरक्षा होती है, जहां प्रेम और भाईचारा होता है, वहां पर निवेश भी आता है, देश तरक्की करता है। और जहां का युवा जो है अपराध से दूर रहता है तो वो देश बहुत तरक्की करता है। उनको 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना उन्होंने ली है। तो ऐसे वक्त वो यही देख रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं, विकसित भारत के संकल्प को, इच्छा शक्ति को पूरा करने में जो चीजें आड़े आ रही हैं उनको दूर करना है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने जो अपना प्लान तैयार किया है उसमें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसीलिए उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए जयपुर को चुना और जयपुर में 3 दिन तक ये जो मंथन हुआ है इसमें बहुत कुछ चीजें निकली हैं जो आने वाले दिनों में आपको जब बड़े बड़े अपराधों का खुलासा होते हुए आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें जब बदलती हुई दिखेंगी। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अत्याधुनिक जो है उपकरण मिलेंगे, वो ट्रेस कर पाएंगे अपराधियों की लोकेशन लेकर के और उनकी जो गतिविधियों को वो पहले ही पता लगा लेंगी। तो न केवल अपराध रुकेंगे बल्कि जो पड़ोसी दुश्मन हैं हमारे देश के, जो भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को रोकने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये देश के अमन के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, जिसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह बखूबी अंजाम दे रहे हैं और इस पर बहुत कड़ाई से जो है काम किया जा रहा है और धरातल पर काम होते हुए आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, जरूरी भी है जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अपराध हम लगातार देख रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि धमकियां दी जा रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही, गैंगवॉर की घटनाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी भी है कि कैसे इन घटनाओं पर लगाम लगाया जाए ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। और अगर बाबूलाल देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है, तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
जी, देश तो सुरक्षित है, ये सुरक्षित हाथों में है और जी। ऐसे लीडर के हाथ में जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में नरेंद्र मोदी शुमार होते हैं, तो वो एक एक चीज पर काम करते हैं, चाहे सुरक्षा हो, चाहे निवेश हो, चाहे एजुकेशन हो। तो बहुत काम हुआ है पिछले 10 साल में, धर्रे से हट करके केंद्र की सरकार ने काम करना शुरू किया है और उसी के नतीजे आप देख रहे हैं कि चाहे गरीबों के कल्याण के लिए किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि भारत में भी झोपड़ियों से निजात मिल जाएगी जनता को, अब मिल रही है। करोड़ों लोगों को उनका आशियाना मिला है, पक्के घरों में लोग रहने लगे हैं, गरीबों को जो है अन्न मिलता है हर महीने और इस योजना को लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए सरकार लोन दे रही है और वो भी बिना गारंटी के। जो लोग रेडी पटरी वाले हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। तो जो लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल है पैरों पे खड़ा हो पाना, तो उनको आत्मनिर्भर बना रही है केंद्र की सरकार और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि देश की इकोनॉमी लगातार ग्रोथ आगे बढ़ रही है। भारत जो है विकसित देशों की तरफ अब तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और अगले जो 20 साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है उसकी तरफ वो यही चाहते हैं कि भारत जिस तरह से खड़ा हुआ है ये मजबूती लगातार बनी रहनी चाहिए। इसलिए वो देश की जनता में भरोसा कायम रखना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने उनसे जो संभव हो सकता है वो कर रहे हैं। जयपुर में भी आए हैं तो सुबह 5 बजे पहले वो उठे हैं, योग प्राणायाम किया है और 8 बजते बजते तो वो कॉन्फ्रेंस के स्थल पर पहुंच गए हैं। 12-12, 10-10 घंटे बैठ करके उन्होंने एक श्रोता की तरह सारी चीजें सुनी हैं, नोट किए हैं और जब आज उन्होंने अपना स्पीच दिया है तो उसमें तमाम बातों का जिक्र है जो भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। जहां जहां भी जिस भी मोर्चे पर भारत के सामने दिक्कतें पेश आ सकती हैं तो उनको वो देखते हैं, समझते हैं और वक्त रहते उसका समाधान ढूंढते हैं। यही चीज नरेंद्र मोदी को और दूसरे जो बड़े नेता हैं उनसे अलग करती हैं, उनसे बड़ा बना देती हैं। वो आज की नहीं सोचते, वो आज की जो सोच रखते हैं उनको नेता कहते हैं, लेकिन जो कल की सोचते हैं उनको स्टेट्समैन कहा जाता है और नरेंद्र मोदी इस कड़ी में बहुत आगे हैं और इसीलिए जो पूरा देश और पूरी दुनिया उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। इसलिए आज पूरे देश का भरोसा उनके साथ है कि एक स्टेट में आकर 3 दिन गुजारना और जिस मुद्दे के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी उसके एक एक पहलू पर उन्होंने जो है बारीकी से तमाम चीजों को सुना, जबकि बहुत मुश्किल होता है एक प्रधानमंत्री के लिए जिसके ऊपर पूरे देश का जिम्मा होता है, जिसके सामने इतनी चुनौतियां होती है, वो सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर 3 दिन गुजारे और हर मतलब छोटी छोटी चीज पर भी बड़ा फोकस होकर के सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत करे। तो नरेंद्र मोदी में वो खूबी है कि वो अपने अफसरों को पूरी छूट देते हैं कि आप काम करके दिखाइए, अपना विजन पेश कीजिए और जब उनके सामने चीजें आई हैं तो बहुत बदली हुई परिस्थितियां आने वाले दिनों में बनती हुई दिख सकती हैं। भारत के सामने जो चुनौतियां हैं वो खत्म होती हुई दिख सकती हैं। यकीन मानिएगा कि भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री का है। तो वो जो भरोसा पैदा कर रहे हैं उस भरोसे का एहसास वो आम जनता तक कराना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और गारंटी हर चीज की वो दे रहे हैं कि आप चिंता ना करें। पीएम मोदी की गारंटी आपका भविष्य संवारेगी, आपके भविष्य की चिंता मैं कर रहा हूं। जब देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जब ये बात कहने लगे तो यकीन मानिएगा कि धरातल तक, अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश की गूंज पहुंचती है और लोगों को लगने लगता है कि देश का पीएम उनकी फिक्र करता है, उनके लिए स्कीम्स बनाता है, उनको धरातल पर लागू करता है और वो स्कीम धरातल पर असर कर रही है या नहीं कर रही, उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं, उसका भी फीडबैक लेता है, तब कहीं जाकर योजनाएं कामयाब होती हैं। और इसी कड़ी में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उस पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर है और उनकी प्राथमिकता में है कि ये जो सारी चीजें वो कर रहे हैं उसका फायदा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति उनको मिलना चाहिए। इसलिए बहुत मॉनिटरिंग हो रही है और राजस्थान की सरकार जरूरी है बाबूलाल कि हर एक व्यक्ति तक फायदा पहुंचे और तभी हमारा देश विकसित देश बन सकेगा, जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। और आप कह रहे हैं कि कुछ खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, जैसा कि आपने बताया कि सुबह 5 बजे उठकर वो अपने काम पे लग जाते हैं और कुछ यही झलक बाबूलाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में भी देखने को मिल रही है। जब वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर पार्क पहुंच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मंत्रियों से भी बातचीत हुई है उनकी, राजस्थान के विकास को लेकर खास चर्चा हुई होगी।
जी, करीब 2 घंटे की ये बैठक थी। कोई कैबिनेट की बैठक नहीं थी, क्योंकि तमाम मंत्री थे नहीं। अधिकांश मंत्री जो जयपुर में मौजूद थे वो जरूर यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ में लंच पर चर्चा हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेशा दिया है राजस्थान की बीजेपी को, राजस्थान के मंत्रियों को, राजस्थान के डिप्टी सीएम को, और उस संकल्प को आगे बढ़ाने का, उसको धरातल पर उतारने का सबसे बड़ा जिम्मा सीएम भजनलाल के ऊपर है। तो भजनलाल लो प्रोफाइल लीडर हैं जो सिर्फ जनता की फिक्र करते हैं, और जो केंद्र की सोच है वही सोच उनकी है। तो जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके सामने वक्त है, उनके सामने बहुत टाइम है, उनके साथ में एक टीम है जिसके पास विजन है। आप मंत्रिमंडल को देख लीजिएगा जिसमें ऊर्जावान चेहरे हैं और उनमें काम करने की कुव्वत है। काम बहुत दिया गया है मंत्रियों को, तो कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है ना छोटा कर दिया गया है। तो जिसमें जैसी खूबी थी उतना काम देने की पूरी कोशिश हुई है। अब सरकार जो है बिल्कुल फॉर्म में आकर के काम करना चाहती है। मोदी का जो मंत्र है वो धरातल पर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही होती है कि आप जमीन पर चलते रहिए, जन आकांक्षाओं को पूरा करते रहिए। तबादले और पोस्टिंगों के चक्कर में जो विधायक और मंत्री रहते हैं कि मेरे इलाके में ये पटवारी लग जाए, ये थानेदार लग जाए, ये डीएसपी लग जाए, ये मेरे जिले का कलेक्टर हो जाए तो मैं और ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, इस सोच से वो बिल्कुल बाबूलाल, अब देखना है कि किस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल लगता है इस बैठक के बाद, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक, क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं ये भी देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। आप भी नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसयूआई के राजस्थान के अध्यक्ष विनोद जाखड़ को बनाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान ऋषभ पांडे को मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियुक्तियां की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। एनएसयूआई के राजस्थान के अध्यक्ष विनोद जाखड़ चुने गए हैं, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान ऋषभ पांडे को दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह फैसला लिया गया, उन्होंने नियुक्ति की है, जिसकी लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से ये प्रेस रिलीज, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी जिम्मेदारियां राजस्थान के अध्यक्ष एनएसयूआई के राजस्थान के अध्यक्ष विनोद जाखड़ को चुना गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान ऋषभ पांडे को सौंपी गई है। इन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी ओर से ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए बड़ी जानकारी साझा की गई। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बड़ी जिम्मेदारियां कैसे देखते हैं इसे, और ये जो प्रेस रिलीज सामने आया इसमें 3 नाम हम देख पा रहे हैं, बताइएगा कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। जी देखिए, एनएसयूआई ने अपने 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया, जिसमें महत्वपूर्ण राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विनोद जाखड़ को बनाया जाना है। विनोद जाखड़ वो नाम जो कि छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, एसटी तबके से आते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के युवाओं को साधने के लिए बड़ा प्रयोग किया है और इसका प्रेस रिलीज एनएसयूआई का आया है, जिसमें राजस्थान की जिम्मेदारी विनोद जाखड़ को सौंपी गई। वहीं त्रिपुरा की जिम्मेदारी स्वरूप कुमार सिल को सौंपी गई है और यूपी ईस्ट की जिम्मेदारी ऋषभ पांडे को सौंपी गई है। विनोद जाखड़ से पहले ये जिम्मेदारी अभिषेक चौधरी निभा रहे थे, जो कि झोटवाड़ा से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने चुनाव लड़ा। हालांकि 50,000 से ज्यादा वोट से वो चुनाव हारे। ऐसे में अब इस पद को किसी और नेता को देना था, लिहाजा विनोद जाखड़ को ये जिम्मेदारी दी गई है। विनोद जाखड़ पिछले लंबे समय से एनएसयूआई राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी निभा रहे थे। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी उनका नाम चल रहा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी और नेता को मिला और अब इस प्रकार की चर्चाएं तेज थी कि क्योंकि विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, राष्ट्रीय टीम में लगातार काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, विनोद जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद मिला है। और लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से ऐसी तबके को साधने का प्रयास एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर किया गया है, निश्चित रूप से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इन्हें स्टार प्रचारक भी बनाए और पूरे प्रदेश में घुमाने का प्रयास करे। और इसलिए विनोद जाखड़ का ये जो नाम आया है एनएसयूआई प्रदेश बिल्कुल, विनोद जाखड़ का नाम सामने आया है। अब देखना है कि किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आरपीएससी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएससी की 3 परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। 49.86% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। सबसे अधिक जोधपुर में 57.10% अभ्यर्थी उपस्थित रहे और सबसे कम उदयपुर में अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जहां पर जो प्रतिशत परसेंटेज रहा वो मात्र 33.86% ही रहा। तो आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर, 3 परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। सबसे अधिक जोधपुर में जो अभ्यर्थी थे वो उपस्थित रहे, जबकि सबसे कम उदयपुर में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। परीक्षा उनकी ओर से दी गई है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रहे